इस कहानी में दिखाया जाता है एक 9 उम्र बच्चा जिसका नाम था एंड्रो। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था अपने फादर के लिए, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसके फादर की डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स की कस्टडी में थी, क्योंकि उसका फादर भी एक पुलिस ऑफिसर था। बहुत ऑफिसर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसके फादर की तारीफें करते हैं, क्योंकि उसका फादर बहुत ही ज्यादा बहादुर ऑफिसर था और जंग के दौरान उसकी जान चली गई थी। एंड्रो की मॉम भी बहुत ज्यादा रोती है। एंड्रो के फादर की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। 9 साल की उम्र में ही एंड्रो को उसके फादर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। एंड्रो को उसके फादर की जगह पुलिस वाला बनाया जाता है 9 साल की उम्र में ही, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समझदार था और अपने फादर की तरह एक बहादुर था। और 19 साल के बाद दिखाया जाता है एंड्रो को, जो अब एक जवान आदमी बन चुका था। वो कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ था और वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। एंड्रो बताता है कि पुलिस ऑफिसर बनना मेरा ख्वाब नहीं था, और ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि आपने 9 साल की उम्र में ही 3 आदमियों का कत्ल कर दिया था, क्या आपको उसका जरा भी अफसोस नहीं? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इंसाफ के खातिर कुछ तो खोना ही पड़ता है। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि इंसाफ का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? एंड्रो कहता है कि मैंने उसका जिम्मा उठाया है, मेरा फर्ज है और मेरा बेच मुझे ऐसा करने की इजाजत भी देता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एंड्रो अपनी मॉम से मिलने जाता है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी। एंड्रो से मिलता है और साथ बैठकर बातें करता है। नेक्स्ट नाइट को दिखाया जाता है 2 लोग जो कार में ट्रेवल करके पुलिस के एक बड़े से गोदाम में पहुंचते हैं, जहां चोरी और लूट का माल रखा जाता था। वो दोनों लड़के अपना फेस कवर करते हैं और फिर गोदाम के अंदर जाते हैं, जहां एक ऑफिसर मौजूद था। वो दोनों से पूछते हैं कि कोकिन कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और एक लड़का उसे मारने लगता है। और वो ऑफिसर कहता है कि कोकिन फ्रीजर में है और वो की देता है। वो दोनों लड़के चाबी उठाकर कोकिन देखते हैं, फ्रीजर की तरफ जाते हैं और कोकिन देखकर हैरान रह जाते हैं। उन 2 लड़कों के नाम थे माइकल और रे। माइकल कहता है कि ये 3 किलो नहीं बल्कि 30 किलो कोकिन है, और वो कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन रे का कहना था कि हम यहाँ से माल लेकर ही जाएंगे। और फिर वो दोनों बैग से भरने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस वालों की गाड़ियां आ जाती हैं जो गोदाम को कवर कर लेती हैं। रे और माइकल को पता चल जाता है कि पुलिस आ चुकी है। पुलिस वाले डोर तोड़कर अंदर आते हैं। रे और माइकल उन पर हमला करते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। रे कुछ ऑफिसर्स को मार देता है और उसके बाद वो दोनों माल लेकर वहां से रवाना होते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। पुलिस वाले उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। उसके बाद रे और माइकल दोनों कार से उतरते हैं और पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारकर फिर वहां से निकल जाते हैं। और जहां वो हादसा हुआ था वहां अब बहुत से ऑफिसर्स आ चुके थे और एंड्रा भी वहां आ चुका था। एंड्रा वहां ऑफिसर्स की डेड बॉडीज को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस में आ जाता है। जो ऑफिसर्स मर चुके थे उनके घर से कुछ लोग आए थे जो कि एंड्रो से मिलना चाहते थे। एंड्रो उनसे मिलता है और कहता है कि आप लोग घर जा सकते हैं, क्योंकि अब ये केस मेरे अंडर में है। और तभी एंड्रो का हेड आ जाता है और एंड्रो से बात करता है और कहता है कि 7 ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है और 5 किलो कोकीन भी गायब है। और उसके बाद एंड्रो का बॉस उसे एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम था फ्रैंकी। वो एक डिटेक्टिव थी जो अब एंड्रो के साथ ही काम करने वाली थी, लेकिन एंड्रो उसे कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। और वहां दिखाया जाता है माइकल और रे को, जो बहुत डरी हुई हालत में थे। वो दोनों अपना अपना ड्रेसेस चेंज करते हैं और सबूत मिटाते हैं और वो कार को वहीं छोड़कर खुद वहां से निकल जाते हैं। एंड्रो उस जगह का जायजा लेता है जहां से कोकिन चोरी हुआ था और वहां माइकल और रे एक आदमी से मिलते हैं जो कि उन्हीं का ही आदमी था और उन्हें खबरें देता था और उसका नाम था कैनी। माइकल और रे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें गलत खबर दी थी। वहां 5 किलो से बहुत ज्यादा कोकेन था। कैनी कहता है कि ये काम मेरा नहीं बल्कि हॉकिन का हो सकता है, उसने ही तुमको बताया था। और उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि अब हम हॉकिन के लिए काम नहीं करेंगे, हम ये खुद के लिए करेंगे और कोकेन भी हम खुद के लिए बेचेंगे और तुम्हें भी हम कोई हिस्सा नहीं देंगे। और वहाँ ऑफिसर्स और डिटेक्टिव इस तलाश में होते हैं कि आखिरकार चोर कौन थे और उन्होंने सिर्फ 5 किलो कोकेन ही क्यों लिया और वो सिर्फ 2 लोग ही क्यों आए थे। और वो कहते हैं कि अब वो इतनी दूर नहीं गए होंगे क्योंकि इतने सारे माल के साथ वो यहाँ से नहीं निकल सकते और हम उन्हें पकड़ सकते हैं उनके गायब होने से पहले। और वहाँ एंड्रो हर जगह नाकाबंदी करवा देता है
और हर जगह तलाशी होती है कि कहीं किसी कार में वो मिल जाए। और तभी एंड्रो को एक कार मिलती है जिसमें रे और माइकल की कुछ चीजें थी, लेकिन वो दोनों वहां नहीं थे। माइकल और रे दोनों टोनी के पास जाते हैं। टोनी जो कि उनसे कोकीन खरीदने वाला था, वो उससे कहते हैं कि हमने पुलिस वालों को मारा है और अब हम हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाना चाहते हैं और हमें इस माल का 10 लाख चाहिए। और वहाँ कुछ ऑफिसर्स केनी के यहाँ जाते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। वो केनी को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं उन दोनों के बारे में। और वहाँ टोनी रे और माइकल को कैश देता है और कहता है कि मेरे आदमी तुम दोनों के लिए पासपोर्ट भी बनवा देंगे, तुम दोनों यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाओगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों कैश लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और वहाँ एंड्रो को वो लड़की केनी की गर्लफ्रेंड उन दोनों के बारे में बताती है कि वो दोनों रे और माइकल भाई हैं। रे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्मार्ट है, उसने हवलदार पर भी हमला किया था, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ रे और माइकल वेनी के पास आते हैं जो उनका ही आदमी था और वहाँ डिटेक्टिव ऑफिसर्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमें एक हिंट मिला है क्लब में। एंड्रो फ्रैंकी जल्दी से वहाँ से रवाना होते हैं और क्लब के लिए निकलते हैं, पर उनके आने से पहले ही डिटेक्टिव्स ने क्लब में हल्ला मचा दिया था, उन्होंने एक आदमी को भी मार दिया था। एंड्रो जैसे ही वहाँ पहुँचता है और उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरे आने से पहले तुमने ये सब क्यों किया। और वहाँ वेनी रे और माइकल को समझाता है और कहता है कि तुम दोनों अब अलग अलग हो जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों साथ गए तो पकड़े जाओगे। और तभी डोर बजता है। वेनी डोर के पास जाता है और तभी उसे गोली लगती है जो कि उसकी आंख में लगती है। डोर के पीछे कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स थे और वो जल्दी से एंड्रो को इत्तला करते हैं और कहते हैं कि हमें वो दोनों चोर मिल गए हैं। माइकल और रे भी हार नहीं मानते, वो भी उनकी हल गोली का जवाब दे रहे थे और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। रे माइकल को बोलता है हमें अलग होना चाहिए, अगर हम साथ में गए तो पकड़े जाएंगे। माइकल मान जाता है और फिर वो दोनों अलग भागने लगते हैं। एंड्रो भी लोकेशन पर पहुंच जाता है और फ्रैंकी भी उसके साथ थी। एंड्रो रे को अचानक देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। रे मर जाता है। फ्रैंकी भी कुछ लोगों पर गन तान लेती है और तभी उसे माइकल पकड़ लेता है और वहाँ एंड्रो भी आ जाता है और माइकल पर गन तान देता है और कहता है कि फ्रैंकी को छोड़ दो। माइकल कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुमने रे को जान से मार दिया। एंड्रो कहता है कि हाँ, अब तक तो वो मर चुका होगा, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। माइकल फ्रैंकी को नहीं छोड़ता, एंड्रो से बहुत समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसे छोड़ दो। लेकिन माइकल कहता है कि मुझे किसी पर भी कोई यकीन नहीं है और वो जल्दी से फ्रैंकी को छोड़कर भाग जाता है। एंड्रो उसका पीछा करता है लेकिन नाकाम रहता है और उसके बाद वो अपने ऑफिसर्स को आगाह करवाता है और कहता है कि हर जगह नाकाबंदी करवा दो, हर जगह पुलिस ही पुलिस होती है। एंड्रो को चोरी का माल भी जब्त करवाता है। फ्रैंकी एंड्रो पर गुस्सा करती है और कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था तो तुमने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई, तुमने तो कितने आदमियों का खून किया है, फिर आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और तभी वहां उनका हेड आ जाता है और एंड्रो से कहता है कि अगर कल सुबह तक उसे नहीं पकड़ा तो मैं सारे शहरों से नाकाबंदी हटवा दूंगा और फिर वहां से चला जाता है। माइकल एक बड़े से फ्लैट के अंदर भाग जाता है और वहां के ऑफिसर्स को मारता है। उसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ एक ऑफिसर था, उसे मारता है और उसका लैपटॉप यूज करता है और उसे पता चलता है कि वो हर जगह से घिरा हुआ है, उसके बचने का कोई चांस नहीं था। और तभी वो अपना हुलिया बदलता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन हर जगह से पुलिस थी। वो बड़ी चालाकी से बाहर निकलता है लेकिन एंड्रो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और बाकी सारे ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है। वो सब उसका पीछा करते हैं, फ्रैंकी भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। माइकल भाग भाग कर एयरपोर्ट आ जाता है। एंड्रो भी उसके पीछे था। माइकल ट्रेन के अंदर आ जाता है, एंड्रो भी उसके पीछे पीछे ट्रेन के अंदर आ जाता है और वो माइकल को देख लेता है, उस पर गन तान लेता है और कहता है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। लेकिन माइकल कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। एंड्रो कहता है कि अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। वो माइकल को बहुत ही ज्यादा समझाता है। माइकल उसकी बात मान लेता है और गन उसके हवाले करता है और तभी फ्रैंकी आ जाती है और माइकल को गोली मार देती है। एंड्रो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो सिलेंडर कर रहा था, तुमने उसे क्यों मारा। माइकल मर जाता है। एंड्रो को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं जहां उनकी पूरी टीम थी। एंड्रो को फ्रैंकी पर शक होने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल यूज करना है क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो चुका है। वो उसे अपना मोबाइल देती है, वो यूज करता है और वो कॉल डिटेल्स चेक करता है और फिर मोबाइल वापस करता है और उसके बाद वो अपने हेड से मिलने जाता है। एंड्रो के हाथ में गन था
और वो अपने हेड से कुछ सवाल करता है, क्योंकि एंड्रो को उस पर भी शक था। उसे लग रहा था कि फ्रैंकी उसके लिए ही काम कर रही है और उसे पूरा यकीन था कि सारी वारदात के पीछे उसका हेड और फ्रैंकी है। और तभी उसके हेड के आदमी उन एंड्रो पर हमला करते हैं। एंड्रो भी उन पर गोलियां चलाता है और तभी एंड्रो के हेड को गोली लग जाती है। एंड्रो उसे कहता है कि अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन वो हार नहीं मानता और भागने लगता है और एंड्रो उसे देख लेता है, उसे जान से मार देता है। और तभी वहां फ्रैंकी भी आ जाती है और एंड्रो पर गन तान लेती है और वो कहती है कि डिसेंस मेरे पास है। एंड्रो उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे जाने के बाद वो यतीम हो जाए? तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था, इसीलिए खुद को मेरे हवाले कर दो। वो बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी गलती मान लेती है। उसके बाद वो सरेंडर करती है। एंड्रो उसके हाथ में हथकड़ियां डालता है और उसे कुछ ऑफिसर्स के हवाले करता है और खुद कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।